है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संवैधानिक विकास की अगली कड़ी में आज 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान देखने को नए प्रावधान देखने को मिले और इस प्रावधान में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन भी देखा गया। तो आइए दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम को देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान था। बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या था। सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के भारत शासन अधिनियम को ये एक और नाम दिया जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें मॉन्टेस्क्यू जो हैं आपके भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड हैं वायसराय। जहाँ चेम्सफोर्ड वायसराय हैं वहीं मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव हैं। अब यहाँ पे दौर आता है भारत सचिव का। वो दौर ऐसा था कि इसके 1919 के बीच के जो प्रावधान थे, इस दौर में सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि भारत सचिव ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, यानी कि उनकी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसमें जो है इन्होंने एक घोषणा पढ़ा। उस घोषणा के अंतर्गत जो था ये कि उसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं। उस घोषणा को अगस्त घोषणा भी कहते हैं। और इस ये घोषणा कब था, अगस्त घोषणा देख लेते हैं इनका। अगस्त घोषणा यानी ये था 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को ये हमारे भारत सचिव जी अगस्त घोषणा पढ़ते हैं, जो ब्रिटेन की कॉमन सभा में पढ़ा जाता है। अच्छा, इसको पढ़ने के दौरान जो है इसी घोषणा को जो है मॉन्टेस्क्यू घोषणा भी कहा जाता है, मॉन्टेस्क्यू घोषणा भी कहा जाता है और अगस्त घोषणा भी कहा जाता है, जो 20 अगस्त 1917 को ये पढ़ा गया था। अच्छा, ये रहा है आपका अगस्त घोषणा। अच्छा, इसके अंतर्गत और क्या क्या काम हुआ था। अच्छा, इसको पढ़ा कहाँ गया था ये भी देख लीजिए। कॉमन सभा में पढ़ा गया था। ब्रिटेन की कॉमन सभा में इसको पढ़ा गया था। तो ये आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम का जो भारत सचिव थे मॉन्टेस्क्यू जी, इन्होंने एक अपनी कॉमन सभा में एक घोषणा पढ़े थे, एक अनाउंस किए थे। उस अनाउंस के अंतर्गत जो है जो वो अगस्त घोषणा कहा जाता है, अगस्त घोषणा पत्र कहा जाता है या मॉन्टेस्क्यू घोषणा भी कहा जाता है। ये था 20 अगस्त 1917 को। आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान आए थे। सॉरी दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है अगली पॉइंट थी वो ये कि इसमें जो है जो मॉन्टेस्क्यू जी थे, ये पॉइंट जो आया था कि ब्रिटिश शासन में एक उत्तरदायी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने उत्तरदायी शासन के शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू जी जो भारत
सचिव होते हैं। भारत सचिव जो मॉन्टेस्क्यू जी हैं, इन्होंने जो है उत्तरदायी शासन शब्द का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। उत्तरदायी शासन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि उत्तरदायी शासन, अब उत्तरदायी शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये रहा उत्तरदायी शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं कि क्या है इसके अंतर्गत और भी पॉइंट। तो इसके अंतर्गत ये रहा है आपका उत्तरदायी शासन के। अब एक और बीच में कार्य हुआ था कि इन्होंने जो है एक घोषणा हुआ था, घोषणा ना करके एक मेसोपोटामिया आयोग का गठन हुआ था। उस दौरान मेसोपोटामिया आयोग का गठन जो था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि उस दौरान वहाँ की जो सैनिक थे, सैनिकों पे कुछ आपातकालीन ऐसा स्थिति आया कि हताहत बहुत हुए थे। उस पे एक आयोग बैठाया गया था, उस आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। दूसरी यहाँ पे इंडिया में होम रूल लीग की जो है स्थापना हो चुकी थी। होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। होम रूल लीग आंदोलन और मेसोपोटामिया का रिपोर्ट 1919 के भारत शासन अधिनियम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी कि अगर हम ये बोलें नेक्स्ट पॉइंट या अगला प्रावधान, तो मेसोपोटामिया की रिपोर्ट पहली पॉइंट है ये, मेसोपोटामिया की रिपोर्ट। और दूसरी रिपोर्ट है दूसरा ऐसा जो है कार्य है जो 1919 के भारत शासन अधिनियम पे प्रभाव डाला था, वो था होम रूल लीग आंदोलन। अच्छा, होम रूल लीग आंदोलन प्लस मेसोपोटामिया की रिपोर्ट, ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे जो 1919 के भारत शासन अधिनियम पे अपना प्रभाव डाले थे। तो ये दूसरा जो है प्रावधान मेसोपोटामिया की रिपोर्ट और होम रूल लीग का आंदोलन था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत था। और अब इसके अंतर्गत एक और प्रावधान देखिए कि अब अगला प्रावधान क्या हुआ था। इसके अंतर्गत और एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करी गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, यानी प्रांतों में द्वैध शासन, जब प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, वो द्वैध शासन का प्रावधान क्या था, उसमें एक था हस्तांतरित था और दूसरा जो है आरक्षित। यानी कि अगर इसे हम दो भागों में बांट दें तो एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। ये द्वैध शासन के जो है ये प्रावधान के अंतर्गत ये शक्तियों को बांट दिया गया था, प्रशासनिक शक्तियों को बांट दिया गया था, जिसमें जो है हस्तांतरित में सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे। हस्तांतरित में सिर्फ गवर्नर हुआ थे, लेकिन वहीं जो है आरक्षित में गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है, इसके अंतर्गत प्रांतों के द्वैध शासन के अंतर्गत जो है ये दोनों होते थे। एक तो हस्तांतरित, एक आरक्षित, जिसमें हस्तांतरित में आपका गवर्नर था और आरक्षित में गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद हुआ करती थी। तो इस प्रावधान को, ये भी एक प्रावधान किया गया, मुझे लगता है लगभग जो है ये चौथा प्रावधान हो गया होगा। ये चौथा प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का, और ये द्वैध शासन व्यवस्था का आरक्षित और हस्तांतरित में दो भागों में बांट दी गई थी इसके प्रशासनिक कार्यों को। तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। नेक्स्ट आपका प्रावधान 1919 का क्या था, 1919 का प्रावधान नेक्स्ट क्या था, इसके अंतर्गत क्या क्या नए नए कार्य किए गए वो देखते हैं। वो ये इस प्रावधान के अंतर्गत कि प्रशासन की देखरेख के लिए, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए एक नए अधिकारी की नियुक्ति की गई। वो अधिकारी जो है
कौन होता था? जो नया अधिकारी होता था उसे उच्चायुक्त कहते थे। क्या? भारतीय उच्चायुक्त। यानी कि भारतीय उच्चायुक्त पद हुआ करता था। इसके अंतर्गत जो है भारतीय उच्चायुक्त में ये जो मेनली आता था उच्चायुक्त के पद को जो लाया गया वो किसके लिए लाया गया? ये मेनली इसलिए लाया गया था कि भारत सचिव के कार्यों में भारत सचिव के कार्यों में सहयोग प्रदान करें, यानी कि सहयोग प्रदान करें। उच्चायुक्त का पद आया था भारत सचिव के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। तो ये उच्चायुक्त का ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था कि उच्चायुक्त के जो पद जो लाया गया था वो भारत सचिव की सहायता के लिए था। तो ये रहा है आपका इम्पोर्टेंट प्रावधान। इसके आगे देखते हैं कि अगला प्रावधान क्या था। तो अगला प्रावधान के अंतर्गत जो है एक नया व्यवस्था लाया गया कि पहली बार जो है ये निर्वाचन प्रणाली में, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या हुआ? लागू हुआ। यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि इसकी अगली पॉइंट क्या है। तो अगली पॉइंट के अंतर्गत जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसके अंतर्गत जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत ये लिख दें, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन थे? एक तो पहले तो सिख थे, सिख। दूसरे नंबर पे यूरोपीय इंडियन थे, यूरोपीय इंडियन। इसके अंतर्गत जो है कि यूरोपीय थे, यूरोपीय इंडियन थे। और तीसरा नंबर पर था एंग्लो इंडियन, यानी कि एंग्लो इंडियन। तो इसके अंतर्गत जो तीन लोग थे, एक पहले सिख, दूसरे यूरोपीय इंडियन, तीसरा जो है एंग्लो इंडियन। तो इन लोगों के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। आइए देखते हैं कि आगे और क्या क्या प्रावधान इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, वो कितना महत्वपूर्ण था। तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लाई गई। दो सदनात्मक व्यवस्था, यानी दो सदन लाया गया। वो कौन कौन दो सदन थे, आइए देखते हैं। तो केंद्र में दो सदन की व्यवस्था लाई गई। केंद्र में दो सदन आया। कौन कौन? एक तो था विधानसभा, दूसरा था राज्य परिषद। विधानसभा और राज्य परिषद, ये दो जो है सदन की व्यवस्था का व्यवस्थापन किया गया। इसके अंतर्गत जो है ये आखिर में ये क्यों लाया गया? तो इसका एक ही कार्य था कि संपूर्ण भारत पे कानून बनाना इनका कार्य था। यानी कि संपूर्ण भारत पर कानून बनाना। संपूर्ण भारत पे कानून बनाना, ये जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो दो सदन व्यवस्था थी, वो संपूर्ण भारत पे कानून बनाना इनका कार्य था।
तो बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट था ये द्विसदनी व्यवस्था का। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रावधान क्या हुआ 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रावधान क्या था? तो नेक्स्ट प्रावधान के अंतर्गत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान कर दी गई। यानी कि नेक्स्ट प्रावधान था 1919 के भारत शासन अधिनियम में कि अवशिष्ट शक्ति जो है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दी गई। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो भी होंगी वो केंद्र को प्रदान कर दी गई। कानून बनाना और उस पर कार्य करना सब केंद्र के अंतर्गत रख दिया गया अवशिष्ट शक्तियों को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत अगला क्या पॉइंट था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में अगला कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, देखते हैं वो क्या था। तो उसमें था प्रशासित कार्यों के लिए, जैसे प्रशासित कार्यों के लिए, प्रशासित कार्यों के लिए क्या किया गया? सूची तैयार किया गया। प्रशासित कार्यों के लिए सूची तैयार किया गया। वो सूची क्या थी? केंद्र सूची। इसमें प्रशासित कार्यों के लिए दो सूची तैयार की गई, एक तो केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची। केंद्र सूची और राज्य सूची, इन सूचियों का प्रावधान किया गया। यानी कि प्रशासित कार्यों के लिए सूचियों का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस दौरान जो है केंद्र सूची और राज्य सूची जो है सूची का प्रावधान किया था 1919 के अधिनियम में। और ये केंद्र की ये जो है केंद्र सूची और राज्य सूची आज भी भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत विद्यमान, भारतीय संविधान में विद्यमान है। और उसके साथ साथ एक और जुड़ गया जो समवर्ती सूची। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आया था। वो था जो एक कर्टियस महोदय थे, उन्होंने द्वैत शासन की संकल्पना अपनी एक पुस्तक थी डायरची में इन्होंने की थी। उसी पुस्तक डायरची से ही जो है ये द्वैत शासन का प्रावधान लिया गया था। यानी कि अगर हम ये कहें कि द्वैत शासन का प्रावधान या संकल्पना कहाँ से लिया गया है, तो वो है कर्टियस महोदय के कर्टियस की एक बुक थी, उसका नाम था डायरची से लिया गया है। यानी द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था का जो है प्रावधान जो किया गया है, जो लिया गया है, वो वास्तव में डायरची कर्टियस महोदय की एक डायरची पुस्तक से लिया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट जो कई बार पूछ चुका है। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक और भी प्रावधान आया था, वो ये कि प्रस्तावना का प्रयोग 1919 का में क्या आया? प्रस्तावना का प्रयोग, प्रस्तावना का प्रयोग किया गया फर्स्ट टाइम ये किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है एक प्रस्तावना का जो प्रयोग किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, ये प्रस्तावना का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं कौन महत्वपूर्ण पॉइंट और क्या है वो भी देख लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ये क्या था दोस्तों। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सचिव या भारत सचिव का लीजिए, भारत सचिव प्लस इनकी परिषद लिख लेते हैं। कार्यकारिणी इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। परिषद, इनकी जो परिषद थी सचिव और इनकी परिषद, इनके वेतन देने का जो प्रावधान था पिछले नियमों में वो ये था कि भारत के
कोष से या भारत के राजस्व से इन्हें इनका वेतन दिया जाएगा। और ये प्रावधान चलता रहा, भारत के कोष से ही या भारत के राजस्व से ही इनको वेतन दिया जाता था। परंतु 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है इस प्रावधान को बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि अब जो है भारतीय कोष से इनको वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कि वेतन को बंद कर दिया गया था। कहाँ से? भारतीय कोष से। भारतीय कोष से बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है सचिव तथा उसकी कार्यकारिणी या उसकी परिषद को जो वेतन देने की प्रक्रिया थी भारतीय राजस्व से, उसे बंद कर दिया गया और ये जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से देने का प्रावधान किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके आगे भी लगभग इसके प्रावधान समाप्त हो चुके हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अंतिम है 1919 के भारत शासन अधिनियम का। ये जो प्रावधान है वो ये कि स्त्रियों को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्त्रियों को सर्वप्रथम मताधिकार का अधिकार दिया गया, प्रदान किया गया। तो ये है मित्रों 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्त्रियों को सर्वप्रथम जो है मताधिकार का अधिकार दिया गया था। और इस प्रकार देखा जाए तो 1919 के भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो भारतीय संविधान में भी बहुत कुछ इससे गया है। और इस प्रकार देखा जाए तो ये अपने प्रावधान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो था ही, परंतु आपकी अपने आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा और बीती हुई सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन टच कर देता है उसमें। इस प्रकार हम इसको बस इतना बताना चाहेंगे कि ये 1919 के भारत शासन अधिनियम का जो प्रावधान है इसे सिर्फ एक बार देखने की आवश्यकता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सारे प्रावधान को समेटा गया है और इससे बाहर कोई और प्रावधान छूट भी नहीं रहा है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को सिर्फ एक बार इसे देखने की ज़रूरत है इस वीडियो को, और आपको पूरी तरह से जो है ये कहीं से भी क्वेश्चन बनाए ये आपके अधीन रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों 1919 के भारत शासन का अधिनियम यदि मेरे इस पढ़ाने में अगर कहीं से भी आपको प्रभावित किया हो और लगा हो कि ये आपके लिए उपयोगी है, और ये भी लगा हो कि नहीं ये निश्चित रूप से बहुत ही इस पर मेहनत किया गया है, तो दोस्तों जो है इसे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर बार नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।